जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल मैप में बहुत कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन एक और पड़ोसी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है हमारा प्रिय बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश, जहाँ अभी हाल ही में एक मिलिट्री बैक्ड पॉलिटिकल कू हुआ है और जहाँ चाइना और पाकिस्तान दोनों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक देश का इंटरनल क्राइसिस नहीं है, ये भारत के ईस्टर्न फ्रंट के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक चैलेंज भी है। क्या बांग्लादेश अभी हमारा मित्र है या एक नया फ्रंट बन रहा है जहां भारत के खिलाफ डिजिटल प्रोपेगेंडा, आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन और चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑपरेट करेगा? आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है, भारत के लिए क्या खतरा है और हमें अब करना क्या चाहिए। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और उसके साथ ही पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच सिर्फ धर्म, इस्लाम का बंधन था, लेकिन भूगोल, भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फर्क था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मातृभाषा बंगाली थी और पाकिस्तान उर्दू वाला था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग लीडरशिप ने उन पर उर्दू थोपने की कोशिश करी। 1952 में ढाका में इसके खिलाफ जब भाषा आंदोलन हुआ तो बांग्ला को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लोगों ने जान तक दे दी। सालों तक आर्थिक और राजनीतिक शोषण होता रहा। ईस्ट पाकिस्तान जीडीपी में योगदान देने के बावजूद उन्हें पॉलिटिकल पावर नहीं मिलती थी। पैसे तो वो देते थे, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी। 1960 में जब साइक्लोन आया और लाखों लोग मारे गए तो वेस्ट पाकिस्तान ने रिलीफ देने में भी ढिलाई दिखाई। इससे लोगों का भरोसा और टूट गया। 1970 के जनरल इलेक्शंस में अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने उनका सत्ते में आना रोक दिया। इसके तुरंत बाद 25 मार्च 1971 को जनरल याहिया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि ईस्ट पाकिस्तान में ऑटोनॉमी की मांग को कुचल देना। इस ऑपरेशन में ढाका यूनिवर्सिटी के अनगिनत स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को मार दिया गया। विलेजेस में जेनोसाइड हुआ। Here now is some blurry video hidden since then of how the terror began. This slightly blurry amateur videotape shows Pakistani soldiers executing students, professors, and workers at the University of Dhaka last March 26th. A Pakistani execution squad lined up slightly to the right of the center of the screen. About 20 people were herded onto the killing ground from the right corner of the picture. One man, dressed in black, dropped to his knees and begged for mercy. The Pakistani soldiers opened fire. रेप, टॉर्चर और सिविलियन किलिंग्स अपने चरम पर था। एस्टिमेटेड 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ के करीब लोग भारत में शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज बन गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी शामिल थे। Meanwhile, refugees begin trickling into India. The widespread genocide resulting from Operation Searchlight leads to approximately 10 million people fleeing East Pakistan and taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and Tripura. India spends several crores a day on food, shelter and medical attention of the refugees. भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी प्रेशर था। बंगाल और आसाम के बॉर्डर्स टूट रहे थे। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक रीजन से भारत ने मुक्ति बाहिनी, बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग दी, आर्म्स सप्लाई करे और गोरिल्ला टैक्टिक्स सिखाया। The Indian government takes the decision to help the Mukti Bahini, East Pakistan's rebel force. The first task is to start organizing camps in the border areas. 8,000 trainees are to be expanded to 20,000. भारत का मिशन क्लियर था, बांग्लादेशी जनता को आज़ादी दिलाना और पाकिस्तान की ब्रूटलिटी का जवाब देना। पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत ओपनली मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट कर रहा है तो उसने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के एयर बेसिस पर अटैक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि यह 1971 का भारत है। फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ तैयार थे अपनी रणनीति के साथ में। पीएम इंदिरा गांधी ने तुरंत फुल स्केल वॉर का ऐलान किया। भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पे एक
क्लासिकल लाइटनिंग फास्ट कैंपेन चलाया। सिर्फ 13 डेज के अंदर ढाका को सराउंड कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, उनके साथ 93,000 लोगों ने हथियार डाल दिए, यानी कि सरेंडर कर दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था सिंस वर्ल्ड वॉर 2। इसके बाद बांग्लादेश एक आज़ाद राष्ट्र बन गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ और उसी दिन भारत ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया। ये ना एक सिर्फ मिलिट्री विजय थी, बल्कि इंसानियत, न्याय और रीजनल स्टेबिलिटी की भी जीत थी। ये था 1971 का सच, एक जन आंदोलन, एक जेनोसाइड, एक संघर्ष जिसमें भारत ने एक आज़ाद देश को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध के तुरंत बाद भारत और नए आज़ाद हुए बांग्लादेश के बीच में मित्रता की एक मजबूत नींव रखी। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 25 साल की मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे की साझ सुझाव, अखंडता और विकास में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हुए। ये एक स्पेशल रिलेशनशिप का प्रारंभ था, जहां भारत एक सहायक और बांग्लादेश एक क्षेत्रीय मित्र, दैट इज रीजनल फ्रेंड के रूप में उभर रहे थे। लेकिन ये समय ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहा। 1975 में शेख मुजीब की हत्या ने बांग्लादेश के राजनीतिक दृश्य को ही हिला दिया। एक मिलिट्री कू के दौरान उनके साथ उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्यों का भी निर्मम हत्या कर दी गई। देश में अशांति और अव्यवस्था का माहौल बन गया। यह घटना न केवल एक राजनीतिक संकट थी, बल्कि भारत बांग्लादेश मित्रता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। कू के बाद जनरल जियाउर रहमान ने शक्ति संभाली, बल्कि भारत बांग्लादेश मित्रता पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया। कू के बाद जनरल जियाउर रहमान ने इस्लाम की नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते दोबारा जीवित करने की कोशिश की और भारत के साथ कुछ दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान बांग्लादेश की राजनीति में दो मुख्य कैंप्स उभर कर आए। एक तरफ थी अवामी लीग, जो सेकुलर और प्रो इंडिया थी। दूसरी तरफ थी BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इस्लामिक नेशनलिस्ट और पाकिस्तान प्रवृत्त थी। 1980 और 1990 में ये आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन और गहरा होता गया। जब अवामी लीग पावर में आई तो उसने भारत के साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को फिर से मजबूत किया। लेकिन जब BNP सत्ते में आई तो उन्होंने पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों के साथ अपनी नियति को अलाइन किया और भारत से दूरी बनाए रखी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी दोस्ती के रास्ते तो कभी संकट के मोड़ पर चलती रही। सीमा पर छोटी छोटी घटनाएं, इलीगल माइग्रेशन और पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर कई बार तनाव बना रहा। फिर भी दोनों देश समय समय पर सहयोग और डायलॉग के माध्यम से रिश्ते बनाए रखने के प्रयास करते रहे। 2009 के बाद शेख हसीना ने फिर से बांग्लादेश की सत्ता संभाली और एक नए दौर की शुरुआत की। उनकी सरकार ने बांग्लादेश को सेक्युलर और प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ले जाने का संकल्प लिया। सबसे पहले कदम था रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना। उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट संगठनों पर क्रैकडाउन किया। 1971 के वॉर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स बनवाए। देश में सेक्युलर और इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट किया। ये सब कदम भारत के स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। हसीना सरकार के टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच 14 बिलियन USD 14.01 बिलियन का एनुअल बाइलेटरल ट्रेड होता था। भारत से बांग्लादेश को 12.22 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत के सबसे बड़ा व्यापार साथी बन चुका था। एनर्जी के सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग बना। 1160 मेगावाट बिजली भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करी गई। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो भारत के NTPC और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का जॉइंट प्रोजेक्ट है, बांग्लादेशी ग्रिड को पावर सप्लाई करता है। मार्च 2023 में इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन ऑपरेशनल हुई, जिसके जरिए हाई स्पीड डीजल भारत से बांग्लादेश को जाता है। ये साउथ एशिया की पहली ऐसी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है जो एक देश से दूसरे देश के लिए डीजल लेकर जा रही है। 2021 में इंदिरा हसीना स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया, जिसका एम था दोनों देशों के एंटरप्रेन्योर्स और यूथ के बीच कनेक्ट बनाना। 2023 में बिजनेस डेलीगेशंस का एक्टिव इंटरैक्शंस शुरू हुए, जहां बेंगलुरु, हैदराबाद,
ढाका और चट्टोग्राम के स्टार्टअप्स एक प्लेटफॉर्म पर आए। कल्चरल डिप्लोमेसी भी इक्वली स्ट्रांग हुई। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और कोलकाता के कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर के आदान प्रदान होते रहे। भारत के ITEC स्कीम के अंदर हर साल बांग्लादेशी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है। सबोर्ना जयंती स्कॉलरशिप इनिशिएटिव के अंडर 2022 से 2024 में 1000 से ज़्यादा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स लिए। ये सब मिलकर दिखाता है कि शेख हसीना के टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल ही नहीं, लेकिन लोगों के बीच टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के डायमेंशंस में भी बहुत मजबूत हुए। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों का एक सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक पहलू है सीमा सुरक्षा। दोनों देशों की जो पोरस बाउंड्री है 4096 किलोमीटर्स की, ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्रीज में से एक है। ये बाउंड्री वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जहाँ ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज इतने ज़्यादा हैं जैसे पहाड़ी इलाके, डेंस जंगल्स, जिसके लिए सिक्योरिटी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शंस भी होते रहे। जॉइंट मिलिट्री टॉक्स, डिफेंस डायलॉग्स और मिलिट्री एक्सचेंजेस काफ़ी एक्टिव हैं। जैसे कि मेरे साथ पर्सनली स्टाफ कॉलेज में बांग्लादेश के ऑफिसर्स भी आकर के अटेंड करते थे। अगस्त 2023 में 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ। दोनों देशों में ट्राई सर्विस स्टाफ टॉक्स भी करते रहते हैं, जिनमें काउंटर इंसर्जेंसी और रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। अगस्त 2024 के एंड तक शेख हसीना की अवामी लीग सरकार, जो भारत के साथ ट्रेडिशनली फ्रेंडली रही है, अपने चौथे कंटिन्यूस टर्म के बाद जोरदार अपोजिशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन और प्रोटेस्ट मूवमेंट की वजह से कोलैप्स हो गई। शेख हसीना जी को इनफैक्ट बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। पब्लिक अनरेस्ट और अपोजिशन क्रैकडाउन ने अवामी लीग की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर दिया। वेस्ट और इंडिया के स्ट्रेटेजिक सर्कल में यह डेवलपमेंट एक इनस्टेबिलिटी वार्निंग के रूप में देखा गया। 2025 के शुरुआत में मोहम्मद यूनुस एक टेक्नोक्रेटिक इंटरिम लीडर के रूप में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने क्विक डिप्लोमेसी करते हुए मार्च 2025 में चाइना का दौरा किया। वहाँ उन्होंने 2.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट MOUs साइन किए, जो 2 मेजर सेंसिटिव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। पहला, मंगला पोर्ट एक्सपेंशन, बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक पोर्ट जिसका लोकेशन बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे चाइनीज़ मैरीटाइम कंपनीज का प्रेजेंस बढ़ने से PLA, जो कि चाइनीज़ आर्मी है, और PLA नेवी का इनडायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। तीसरा, रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो कि दूसरा प्रोजेक्ट था। यह रिवर वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जाती है, जिसका वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट ऑलरेडी इंडिया के साथ पेंडिंग है। चाइना का इसमें एंट्री का मतलब इंडिया की हाइड्रो पावर और रीजनल लेवरेज पर सीधा प्रभाव। चाइना का ये मूव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजी चाइना का मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को मिलिट्री और लॉजिस्टिक नोड्स के जरिए सिक्योर करने की कोशिश है। बांग्लादेश ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सिग्नेटरी है और अब मोंगला जैसे पोर्ट भी चाइना के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब बांग्लादेश श्रीलंका के हनबनटोटा पोर्ट के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन इस सीमा का सबसे क्रूशियल पार्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक, जो सिर्फ 22 किलोमीटर्स का चौड़ा है और भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, PLA अफिलिएटेड कंपनीज मोंगला जैसे पोर्ट्स या रेलवे नोड्स में बेस बनाते हैं, तो ये चिकन नेक पर एक स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इंडिया का मिलिट्री और डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स इस डेवलपमेंट को साइलेंट इंकर्शन जैसे टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की चाइना के साथ क्लोजनेस और शेख हसीना के गिरने के बाद बांग्लादेश का इंडिया चाइना बैलेंस टूट जाना एक सीरियस स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन है। भारत को अब न सिर्फ कनेक्टिविटी और ट्रेड देखना है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ बांग्लादेश और चाइना के डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट को भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये वक्त है दोस्ती को प्रैग्मेटिक सर्विलेंस के साथ जोड़ने का। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद भारत ने देखा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए चाइना के थ्रू एक इनडायरेक्ट एक्सेस पॉइंट बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नैक के नज़दीक चाइनीज नेवल और इंटेलिजेंस फुटप्रिंट बनने का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए
भारत को रिएक्शन देना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर। इंडिया के कुछ की रिस्पॉन्सेस: 5000 करोड़ के क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट्स टेम्पररी रोकना। भारत ने 2023-24 में मल्टीपल रेल कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के साथ शुरू किए थे, जैसे अगरतला अखौरा रेल लिंक, खुलना बेनापोल लाइन एनहेंसमेंट। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्ट करते हैं। जनवरी 2025 के बाद रिपोर्ट्स आई कि प्रोजेक्ट्स को टेम्पररी फ्रीज कर दिया गया है ताकि भारत सिचुएशन का स्ट्रैटेजिक रिव्यू करे, अपने कनेक्टिविटी डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करे, सिक्योरिटी असेसमेंट करे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हॉस्टाइल इन्फ्लुएंस के कंट्रोल में तो नहीं जा रहा है। नंबर 2, नेपाल और भूटान के रूट्स पर फोकस बढ़ाना। बांग्लादेश के अनस्टेबल होने के बाद भारत ने ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजिक रूट्स पर काम बढ़ाया। नेपाल के थ्रू रक्सौल काठमांडू कॉरिडोर, भूटान के थ्रू ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्टिविटी। ये स्टेप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री मूवमेंट के ऑल्टरनेटिव बनते हैं। भूटान और नेपाल दोनों भारत फ्रेंडली हैं और इनका यूज़ करना सिक्योरिटी वाइज सेफ है। भारत के थिंक टैंक्स, मिनिस्ट्रीज और मिलिट्री प्लानर्स ने बांग्लादेश के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स का रीअसेसमेंट शुरू किया है। पोर्ट्स लाइक पोंगला एंड पायरा, क्या ये चाइनीज नेवल मॉनिटरिंग पॉइंट्स बन सकते हैं? तीस्ता रिवर, क्या चाइना फंडेड डैम प्रोजेक्ट से वाटर कंट्रोल पे खतरा हो सकता है? रोड्स एंड टेलीकॉम नेटवर्क्स, क्या चाइनीज सर्वेलेंस टूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं? इस सब के चलते भारत ने अपनी इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को टाइटन किया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब स्ट्रेटेजिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। बांग्लादेश के अंदर 2024 के आखिरी महीनों में जो राजनीतिक और रादर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, शेख हसीना की सरकार का गिरना और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस का पावर में आना, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों को एक नया मोड़ ला दिया है। इस पर देश के अंदर अलग अलग पब्लिक रिएक्शंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट्स सामने आए हैं। मिंट जैसे प्रमुख अखबारों ने लिखा है कि रिलेशनशिप नॉट बियॉन्ड रिपेयर। इसका मतलब ये है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी भी सुधरने लायक हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि सिर्फ दोस्ती या कल्चरल बॉन्डिंग से काम नहीं चलेगा। कई सीनियर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स का कहना है कि बांग्लादेश का झुकाव अब ओपन चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है। मोंगला पोर्ट और टिस्टर प्रोजेक्ट में चाइना का एंट्री सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश है। ये भारत के लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन रहा है। यूथ रेडिकलाइजेशन और पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी का खतरा बांग्लादेश के कई अर्बन और बॉर्डर यूथ क्लस्टर्स में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। आईएसआई स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स या ग्रुप्स जैसे अंसारुल्लाह, बांग्ला टीम या जेएमबी का इन्फ्लुएंस अभी भी एक्टिव है। ये भारत के बॉर्डर स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में अनरेस्ट का सीड बन सकता है। भारत को इमोशनल डिप्लोमेसी से हटकर अब मल्टी लेयर्ड एंगेजमेंट्स भी करना होगा, दैट इज इकोनॉमिक प्लस कल्चरल प्लस कोवर्ट सिक्योरिटी मैपिंग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम पे किसी भी देश में चाइना जैसे राष्ट्र एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी से एंट्री लेता है, जिसमें भारत को अलर्ट रहना होगा। 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद यूनुस, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को एक नए रास्ते पर डाल दिया है। और आज हम समझेंगे इस नए पाकिस्तान बांग्लादेश गठबंधन के पीछे की वजह क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, और क्या यह सिर्फ दोस्ती है या किसी बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का एक हिस्सा है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 15 साल बाद हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक शुरू किए। 50,000 टन राइस पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। 2025 के अप्रैल मई में कराची ढाका डायरेक्ट फ्लाइट फिर से एक्टिवेट हुई, जो 2010 के बाद से सस्पेंड हो रखी थी। साथ ही चित्तागोंग और ग्वादर के बीच एक एक्सपेरिमेंटल मैरीटाइम कार्गो रूट भी टेस्ट किया गया। यह स्टेप स्ट्रेटेजिक था क्योंकि इससे पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सप्लाई चेन कॉरिडोर का एक नया ऑप्शन डेवलप हो रहा है, जिसमें चाइना का भी एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपस में वीज़ा रूल्स को रिलैक्स किया ताकि बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट आपस में ट्रैवल कर सकें। इस मूव को पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के नाम पर प्रमोट किया गया, लेकिन इसके पीछे लार्जर पॉलिटिकल सिग्नल भी था।
कि दोनों मुस्लिम देश अपने ट्रेडिशनल दोस्ती के नैरेटिव को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डिफेंस कॉपरेशन भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल्स के बीच ट्रैक 2 और लिमिटेड ट्रैक 1 बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत ट्रेनिंग एक्सचेंज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट डिजास्टर रिस्पांस ड्रिल्स पर फोकस्ड थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह पाकिस्तान के आईएसआई और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को बांग्लादेश के अंदर बढ़ाने की चिंता भी पैदा करता है। कई इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ने इस मूव को सिक्योरिटी रेड फ्लैग कहा है, खासकर जब पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई के लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक्टिवेट पाए गए। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दा को इंटरनेशनल लेवल पर उठाता रहा और इसे एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस के रूप में दिखाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कड़क प्रपोजल्स पास करवाने की बहुत कोशिश की है, जिसमें आर्टिकल 370 की हटाने का मुद्दा, अलेज्ड मिलिट्री एक्सेसेस और जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम्स की हालत को बार बार उठाया गया है। इस सब में बांग्लादेश का क्या रोल है? शेख हसीना की सरकार ने हमेशा ग्लोबल फोरम्स में भारत के खिलाफ सीधी टकराव वाली रणनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन 2024 में उनकी सरकार गिरने के बाद इंटरिम और ओपोजिशन बैक्ड बांग्लादेशी डेलीगेट्स ने OIC और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की नैरेटिव को एको करना शुरू किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और असम के NRC पर बांग्लादेश ओरिजिन माइग्रेंट्स और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने का आरोप लगा और इन्हें अलेजिडली एंटी मुस्लिम बताया गया। ये एक बड़ी परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। जहां पहले ढाका चुप था, अब वो धीरे धीरे इस्लामाबाद के नैरेटिव के करीब दिख रहा है। अल जजीरा की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के 2024 के एंड में हटने के बाद नए बांग्लादेशी राजनीतिक नेतृत्व और पाकिस्तान के बीच एक नया आइडियोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मिलन नजर आया है। इस रिपोर्ट के कुछ की इंडिकेटर्स हैं कि बांग्लादेश की मिलिट्री बैक्ड सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की ISI के बीच इंटेलिजेंस कोऑपरेशन फिर से शुरू हो गई है। ढाका का नया पावर प्ले अब इंडिया के प्रति न्यूट्रल या कभी कभी क्रिटिकल स्टैंस ले रहा है, जो हसीना के समय प्रो इंडिया पॉलिसी से अलग है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बांग्लादेशी ओपोजिशन लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स के साथ ओपनली एंगेज करते हुए देखा गया है। ये रीअलाइनमेंट चाहे अनऑफिशियल हो या इनफॉर्मल, क्लियरली दिखाता है कि दोनों देश के स्ट्रेटेजिक नज़दीकी बहुत बढ़ गई है। अभी तक मिलिट्री अलायंस तो नहीं है, लेकिन एंटी इंडिया इंटरेस्ट में एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। इसी दौरान बांग्लादेश ने चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। मार्च 2025 में मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग के साथ 2.1 बिलियन के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डील साइन किए। अभी तक हमने देखा कि बांग्लादेश 2025 की शुरुआत से ही पाकिस्तान और चाइना के बहुत करीब पहुंच गया है और किसी न किसी तरह से वह भारत के खिलाफ जाया जा रहा है। यह नया त्रिकोण पाकिस्तान, पोस्ट हसीना बांग्लादेश और चाइना भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी बॉर्डर्स के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक बहुत खतरे में आ जाता है अगर पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स और चाइना सपोर्टेड एसेट्स बांग्लादेश में एक्टिव हो जाते हैं। भारत पर डिप्लोमेटिक फोरम्स में प्रेशर बढ़ सकता है, जहां उसके इंटरनल डिसीजंस को पड़ोसी देश कोऑर्डिनेट तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि रेडिकलाइजेशन, इन्फिल्ट्रेशन और डिजिटल प्रोपेगेंडा भी और तेजी से बढ़ सकते हैं। तो क्या एक नया एक्सिस बन रहा है? यह एक्सिस अभी फॉर्मल तो नहीं है, लेकिन हाल के डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल गठबंधन बन रहा है, बिना किसी ट्रीटी के, पर शेयर्ड इंटरेस्ट, म्यूचुअल ग्रीवेंसेस और चाइनीज सपोर्ट के द्वारा। अब भारत को करना होगा एक नया रिकैलिब्रेशन। बांग्लादेश के प्रति अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से सोचना होगा। भूटान, नेपाल, अर्मीनिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस बनाना पड़ेगा और अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ताकि यह सॉफ्ट अलायंस कल को एक हार्ड थ्रेट ना बन जाए। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो हिस्टोरिकल ओन्स, रीजनल एम्बिशंस और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच में जूझ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक इंटरेस्ट बेस्ड टेम्पररी अलाइनमेंट हो सकता है, जो बदलते रीजनल डायनामिक्स के हिसाब से कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो साउथ एशिया के पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है।
अब इंडिया को करना क्या चाहिए? सबसे पहले बांग्लादेश का जो चाइना पाकिस्तान के तरफ झुकाव है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ थ्रेटन करता है। हमें क्या करना चाहिए? भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि एक पावरफुल ईस्टर्न बफर क्रिएट हो। ट्राइलेटरल हाईवे और कैलेडन मल्टीमोडल प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करें ताकि नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना कम हो जाए। वियतनाम, फिलीपींस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि चाइना पे घेरा बना रहे। बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक लेवरेज लेना। आज भी इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और डेवलपमेंट पार्टनर है। लाइन ऑफ क्रेडिट फ्यूचर में तभी मिले जब ढाका न्यूट्रलिटी मेंटेन करे। जो नॉन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेम्परेरीली पॉज करके रखना चाहिए ताकि डिस्प्लेजर का सिग्नल मिले। ट्रेड को डाइवर्ट करके रखें नेपाल और भूटान के रूट से ताकि बांग्लादेश पर लॉजिस्टिक डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बांग्लादेश के जरिए आईएसआई और रेडिकल इस्लामिस्ट नेटवर्क इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। बीएसएफ और इंटेलिजेंस ग्रिड को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अक्रॉस और टाइट बना के रखना पड़ेगा। यूएवी सर्विलेंस, मोशन सेंसर्स और असम और त्रिपुरा पुलिस को एक साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसुरुल्लाह बांग्लादेश टीम जो कि बैंड इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, उनके रेडिकल प्रीचर्स और स्लीपर सेल्स को पहले से ही न्यूट्रलाइज करके रखना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेशी लोगों की सोच एंटी इंडिया हो गई तो अभी तक का जितना भी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस था वह टिक नहीं पाएगा। आईटीईसी, आईसीसीआर और स्टार्टअप ब्रिज के जरिए स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग और यूथ एक्सचेंज को बढ़ावा देना पड़ेगा। दूरदर्शन और प्रसार भारती के जरिए बांग्ला लैंग्वेज आउटरीच ढाका में एक्सपेंड करना पड़ेगा। भारत बांग्ला मैत्री नाम से एक पब्लिक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं जिसमें 1971 और उसके बाद इंडिया की मदद हाईलाइट हो पाए। आप सोच रहे होंगे कि ये डिप्लोमेटिक प्रेशर और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग क्यों ज़रूरत है? अगर नैरेटिव पे चाइना पाकिस्तान कंट्रोल करेंगे तो इंडिया की ग्लोबल इमेज वीक होगी। इसके लिए हमें क्या एक्शन लेने चाहिए? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, सार्क और बिम्स्टेक जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान और चाइना के इंटरफेरेंस को एक्सपोज करना है। वाइट पेपर्स और मीडिया ब्रीफिंग्स के थ्रू दिखाएं कैसे चाइना का डेप्थ ट्रैप और आईएसआई ऑपरेशंस बांग्लादेश में चल रहे हैं। जो मॉडरेट बांग्लादेशी वॉइसेस हैं और सोवरेनिटी को सपोर्ट करती हैं उन्हें इंटरनेशनल मीडिया में पुश करें। कभी कभी आइसोलेशन भी डिप्लोमेटिक सिग्नल देता है, जैसे BBIN, IMEC और क्वाड जैसे ग्रुपिंग्स में बांग्लादेश के एंट्री को डिले करें। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पर मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशस के साथ मिलिट्री ड्रिल्स और इंटेलिजेंस टाइज को बूस्ट करें ताकि इंडियन ओशन में बैलेंस क्रिएट हो। हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर सर्वेलेंस की तैयारी करनी क्यों जरूरी है? चाइना पाकिस्तान अब डिजिटल प्रोपेगेंडा और इन्फ्लुएंस वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के डिजिटल स्पेस से एंटी इंडिया नैरेटिव्स को ट्रैक कर सकते हैं ताकि कश्मीर, CAA, NRC जैसे टॉपिक्स पर मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा सके। आखिर में ये बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश की कहानी एक समय भारत के सहयोग से जीती गई आज़ादी से शुरू होती है, लेकिन आज ये देश जियोपॉलिटिक्स के एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ चाइना के इकोनॉमिक ट्रैप है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का रेडिकल इन्फ्लुएंस और बीच में है भारत, जिसके साथ इसका इतिहास, संस्कृति और भूगोल जुड़ा हुआ है। हमें ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखनी होगी बल्कि बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाना होगा कि श्रीमान, ये वही देश है भारत जिसने आपको आज़ादी दिलाई थी। जब आपके फैमिली कर रहे थे यही पाकिस्तानी, जब आपके बच्चे अनाथ हो रहे थे लाखों में, हजारों में नहीं लाखों में, तब किसने आपका मदद किया था? यही देश है। और आपसे हमने बहुत ज़्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं रखा था, ना हमने आपको किसी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कभी कोशिश की थी। ये वो देश है जिसने हमेशा से आपको सपोर्ट करने की कोशिश की है। हम बस चाहते हैं कि अच्छे से रहिए, लाइक गुड नेबर्स। बट इसके बावजूद आपका झुकाव अगर पाकिस्तान की तरफ होता है, जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है और हमेशा से इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें उनको हल्के से एहसास दिलाना होगा कि हम भी लाइटली लेने वाले देशों में नहीं हैं। थैंक यू। जय हिंद।